नमस्कार, मैं हूं प्रदीप बालरोडिया और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर सभी जो पार्टियां हैं वो अपनी तरफ से गतिविधियां शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही कुछ एक और भी जो लोग हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में जा रहे हैं। महेंद्रगढ़ क्षेत्र में भी बहुत से लोग हैं जो सक्रिय हैं और हम बात करेंगे जो पशुपालन विभाग से डिप्टी डायरेक्टर है डॉक्टर भूप सिंह यादव से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रदीप भाई। जिस तरह से आप इसमें डिपार्टमेंट में रहे और उसके बाद में अचानक से आपने जिस तरह से राजनीति में आए, तो क्या कारण रहा इसके पीछे? कारण तो ये है प्रदीप भाई कि पिछले 45 साल से हमारा इलाका दर बाय दर पिछड़ता ही जा रहा है। जी। और मेरे लिए राजनीति कोई नई चीज़ नहीं है। मैं स्टूडेंट्स लीडर भी रहा हूँ। HAU में मैं जब पढ़ता था तो मैं वहाँ पे इलेक्टेड काउंसलर रहा। उसके बाद में मैं हरियाणा वेटनरी एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा यहाँ 10 साल तक। फिर मैं 6 साल तक हरियाणा स्टेट वेटनरी एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट कम वर्किंग प्रेसिडेंट भी रहा। जी। तो राजनीति में मेरी दिलचस्पी रही है। लेकिन अब जो राजनीति, वो राजनीति और ये राजनीति में फ़र्क है। वो एक विभाग से संबंधित राजनीति थी और अधिकारियों की डिमांड से संबंधित राजनीति रहती थी। लेकिन आप देख रहे होंगे पिछले लंबे अरसे से हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट के लिए विधायक अवेलेबल नहीं है और 2 आदमियों ने अपनी मन मर्जी कर रखी है। जी। 45 साल लगातार 2 आदमियों को दिए। लेकिन यदि आप विधानसभा में देखेंगे तो हम 90 विधानसभा में सबसे पीछे हैं। 90वें नंबर पर हम आते हैं। पूरे इलाके में बेरोजगारी, पूरे इलाके में शिक्षा के स्तर में लगातार गिरावट, बंद होते जा रहे स्कूल कॉलेज, साथ में कोई IMT नहीं है, कोई आपके पास में नहरी पानी की व्यवस्था नहीं है, जबकि अन्य ज़िलों में हर खेत में पानी है और आपके यहाँ किसी एक खेत में भी नहरी पानी की मोरी नहीं है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और हमारे ट्यूबवेल सूखते जा रहे हैं। लोग 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए लगा करके ट्यूबवेल बना रहे हैं। और आप देखेंगे कि किसान के जेब से पैसा लगता है। बैकवर्ड एरिया है, पूरा खर्चा किसान को स्वयं उठाना पड़ता है। जी। चाहे वो कनेक्शन की वायर्स का मामला हो, चाहे ट्यूबवेल खोदने का हो, चाहे पाइप्स हैं और मोटर हैं सब। और जब मोटर ख़राब होती है तो उसी के पैसे से वो ठीक होती है। आप ये भी देखेंगे। आप यमुनानगर से झज्जर देखेंगे और वहाँ पलवल से लेकर के फरीदाबाद के एरिया में देखेंगे तो हर किसान के खेत में नहर के पानी की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। लेकिन हमारे यहाँ पर कमज़ोर नेतृत्व पिछले 45 साल से जो रहा, 2 ही विधायक इस इलाके में रहे, उन्होंने कभी भी हरियाणा विधानसभा में हमारी बात उचित माध्यम के द्वारा ठीक ढंग से नहीं रखी। और यही कारण रहा कि इस इलाके का जो पानी था वो दूसरे ज़िले के लोग यूज़ करते रहे और हम एक डार्क जोन में रह रहे हैं। आज हमें बार बार हम जो ट्यूबवेल बनाने की भी बात करते हैं तो हमें बताया जाता है कि आप डार्क जोन में आते हैं। जी। प्लस में जब हम पानी के लिए भी कोशिश करते हैं कुएं निकालने के लिए तो 1500 फीट तक हमने यहाँ पे बोर करके देखे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर पानी उपलब्ध नहीं है। तो एक तो हमारे पास किसान के पास में कोई आय का साधन बचेगा नहीं जब उसके पास पानी नहीं है। बेरोज़गार सरकार ने छोड़ दिया, किसानी हम नहीं कर सकते, बच्चे हमारे बेरोज़गार हैं। क्योंकि हर ज़िले में आपको देखेंगे जो भी पुराने ज़िले हैं सभी में IMT हैं। हमारा ज़िला जब से हरियाणा बना तब से भी ज़िला था, पेप्सू के समय भी ज़िला था, पंजाब के समय भी हम ज़िला था, लेकिन हमारे यहाँ कोई IMT नहीं है। आप हमारे में से निकले हुए ज़िले रेवाड़ी को भी देखें तो वहाँ भी आपको बाउल में IMT दिखाई देंगी। हमारे बीच से पड़ोस में आप देखेंगे मानेसर में तो वहाँ IMT दिखाई देंगी और एक IMT के माध्यम से कम 50,000 बच्चों को रोज़गार मिलता है। लेकिन सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो, कोई IMT पे काम नहीं किया। एक सुई की नोक जितनी ज़मीन भी आज तक एक्वायर नहीं की गई सरकार के द्वारा, जो कि लोगों को धोखाधड़ी से बहका रहे कि हम IMT खोल रहे हैं, लेकिन IMT नहीं खुलने जा रही है आपके यहाँ पे। ये सच्चाई है। और ये मिली भगत के द्वारा 2 जो आदमी आपने बनाए हैं उनकी मंशा ये है कि यहाँ के लोग गरीब रहें, और गरीब रहेगा तो इनके आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा और कोशिश करेगा कि बाबूजी मेरे बच्चे को कच्चे में नौकरी लगवा दो, मेरे बच्चे को डेली वेजेज पे लगवा दो, मुझे DC रेट पे लगवा दो। आज PhD लेवल के बच्चे डेली वेजेज की नौकरियां मांगते हैं। जिस तरह से डॉक्टर साहब आपने कहा कि यहाँ पर 2 नेता रहे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर हम रामविलास शर्मा की बात करें तो वो कहते हैं कि जब वो यहाँ पर मंत्री रहे हैं, जिस तरह से जन स्वास्थ्य मंत्री या शिक्षा मंत्री, उन्होंने देवास के अंदर जल घर बनवाया। वो कह रहे हैं कि अगर जल घर नहीं होता तो आज महेंद्रगढ़ शहर प्यासा होता। ये निम्बेडा माइनर
दोहान नदी के अंदर पानी की बात करते हैं, इसके साथ JVT और बहुत से स्कूल हैं, उनको कहते हैं कि मैंने अपग्रेड करवाया इस क्षेत्र में। और इसके साथ ही अब कह रहे हैं कि IMT के लिए काफ़ी प्रयास किया, और कल ही IMT की एक टीम भी महेंद्रगढ़ में आ रही है, कह रहे हैं कि बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। तो क्या मानते हैं कि रामविलास शर्मा का जो कार्यकाल था, जितने काम करवाएं, ये काम किस तरह से देखते हैं उनका? प्रदीप भाई, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। जी, जी, जी। मैं ये कह रहा हूँ, IMT के लिए एक सुई की नोक जितनी ज़मीन एक्वायर नहीं की है। जी। आप किस जगह IMT खुलवाओगे? जी। बता दीजिए आप। टीम यहाँ कितनी बार आ गई? जब भी डॉक्टर भूप सिंह आवाज़ उठाता है या अन्य किसी प्लेटफॉर्म से कभी आवाज़ उठी होगी किसी के द्वारा, आप जैसे पत्रकारों के द्वारा आवाज़ उठाई होगी कि IMT नहीं है यहाँ पर, तो कहते हैं यहाँ ऑफिस लगाएंगे, तंबू लगाएंगे, यहाँ वो लगाएंगे, और जो जैसा भी है IMT खुलेगी। आप सरकार में रहे हो, कहाँ है IMT? हमें दिखा दीजिए। जी। स्कूल कॉलेज जितने खोल रहे हैं उससे ज़्यादा बंद भी तो हो गए। आप उधर क्यों नहीं ध्यान दे रहे? जी, जी। एक स्कूल खोल दिया तो 10 बंद भी तो हो गए। कितने प्राइमरी स्कूल बंद हो गए? प्राइमरी एजुकेशन हमें महंगी रेट पे लेनी पड़ रही है। और आप ये देखेंगे, हम तो गरीब लोग हैं, ना हमारे पास किसान के पास में पानी है, और ना हमारे पास जो है ना कि बच्चों के रोजगार है। बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे हम? हमारे पास जितने भी सोर्सेज है वो हम प्राइमरी एजुकेशन पे ही खर्च कर पा रहे हैं। जी। तो ये एजुकेशन का एक स्कूल खोलवा दिया होगा तो 5 बंद करवा दिया, आप उनका क्यों नहीं जिक्र कर रहे हैं? क्यों 5 स्कूल बंद हो गए, 50 स्कूल बंद हो गए, उनका जिक्र करिए। जिस तरह से राव दानसी की बात करें तो उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि भाई विकास पुरुष है, महेंद्रगढ़ में लघु सचिवालय बनवा दिया, इसके साथ ही और भी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। तो क्या मानते हैं कि उनके जो काम किए हैं, किस तरह से देखते हैं आप इनको? आपने कहा सचिवालय बना दिया। जी, जी। महेंद्रगढ़ अकेले में सचिवालय नहीं बना। जी। आप अन्य ज़िलों में भी देखेंगे, सभी जगह सचिवालय जी। बनते हैं, और ये समय के साथ बनने होते हैं। जी। सरकार को अपनी गतिविधियां अधिकारियों को बैठने की जगह मुहैया करानी ही पड़ती है। किसी ज़िले में जल्दी आ गई तो किसी में कम। और जहाँ तक आप यूनिवर्सिटी की बात करिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, पार्लियामेंट में बिल पास होता है। जी, जी। राव दान सिंह जी कब पार्लियामेंट में रहे, आप बताइए? जी। कौन से उसमें विधेयक आया होगा जब ये, तो उन्होंने कब वोटिंग की इसके लिए और कब वहाँ पर अपना बात मत रखा? मैं इसके लिए राव इंद्रजीत सिंह को तो कह सकता हूँ कि वो ये स्थानीय पार्लियामेंट में थे, हमारे यहाँ से लोकल रिप्रेजेंट करते थे और सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर थे। उनका तो इसमें रोल रहा है कि इस एरिया को जो है ना कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिलाने में वो कामयाब हुए। राव दान सिंह का कैसे रोल मान लोगे आप? जी, जी। राव दान सिंह एक वो हो सकता है कि आपकी जो कर रहे बात है सेक्रेटेट की, उसमें उनका योगदान हो सकता है, मैं मान सकता हूँ इस बात। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए नहीं माना जा सकता। जो प्रोजेक्ट ही उनके गवर्नमेंट का नहीं है उसमें कैसे हाथ मार लेंगे वो? जी, जी, बिल्कुल। जिस तरह से अभी चुनाव है उससे पहले ही एक जिला मुख्यालय का मुद्दा है और दूसरा IMT का, और जो लोग इसकी आवाज़ उठा रहे हैं 4.5 साल तक नहीं बोलते, उसके बाद में जब चुनाव आते हैं तो ये दोनों मुद्दे हैं, ये काफ़ी उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या मानते हैं आप इसको? बिल्कुल, जिला मुख्यालय हमारा हक है जी, ये सब जानते हैं, लेकिन ये जानबूझ के नहीं दिया जा रहा। और आप कह रहे थे अभी राव दान सिंह का भी नाम ले रहे थे। जी। सचिवालय बनाया। जी। सचिवालय तो तब माना जाता है ना, DC बैठता है यहाँ पर। जी, जी। सचिवालय तो तब मानेंगे। जी, जी। आप दूसरा आप कह रहे थे रामविलास शर्मा जी, वो तो बहुत पावरफुल मिनिस्टर है हरियाणा गवर्नमेंट में, शिक्षा मंत्री भी रहे, अन्य पदों पे भी 13 विभागों के मिनिस्टर रहे। वो चाहते तो यहाँ पे कभी का मुख्यालय आ जाता, लेकिन ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि यहाँ के लोग एडवांस हों, उनको सुविधाएँ मिले। ये परेशान नहीं चाहते हैं ताकि हमारे लोग गरीब रहें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना पड़े, एक बार नारनौल घूमना पड़े, एक बार महेंद्रगढ़ घूमना पड़े, और कई बार तो ऐसी सिचुएशन आती है कि बच्चों के काम होने होते हैं वो हो भी नहीं पाते हैं और डेट चली जाती है। ये 2 जगह का बंटवारा होने की वजह से बड़ी समस्या होती है। और जब हमारा नाम महेंद्रगढ़, हमारा हक महेंद्रगढ़, तो हमारा मुख्यालय हमारे पास होना चाहिए। नारनौल वालों को कोई तकलीफ़ है तो वही अपना नया ज़िला बनवा लें, हमारे ज़िले के साथ छेड़छाड़ ना करें। चाहे वो सरकार में मंत्री है कोई, वो भी ध्यान दें इस बात की तरफ, और हम स्थानीय लोगों को भी ध्यान देना होगा। आपने मेरे पंपलेट्स भी देखे होंगे, मेरे पहले के इंटरव्यू भी देखे हैं। मैंने ये कहा है कि हमारा महेंद्रगढ़ में हमारा हक है और हमारा मुख्यालय यहीं होना चाहिए। अभी चुनाव मैदान में आप हैं तो किस पार्टी से या किस निर्दलीय चुनाव मैदान में? मैं निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं लड़ रहा हूँ, मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ, और मैं किसान के लिए और युवा के लिए लड़ रहा हूँ। जी। हर खेत को नहरी पानी और हर युवा को रोजगार, मेरा मुद्दा ये है। आप यहाँ देखेंगे सिविल हॉस्पिटल भी है यहाँ पर। एक और हमारे साथ बड़ी दुर्भाग्य की हालत है, एक सिविल हॉस्पिटल हमारे पास कहने को न वहाँ पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा होती कभी,
न वहाँ CT स्कैन है, न MRI है, और न ही वहाँ पर पर्याप्त स्पेशलिस्ट कोई भी डॉक्टर बैठे हैं, और न ही नर्सिंग स्टाफ पूरा है, न पैरा स्टाफ जो भी है, फार्मासिस्ट है या स्वीपर्स हैं, या और सभी जगह पोस्टें इतनी ज़्यादा खाली पड़ी हैं कि इस पेशेंट का ठीक से देखभाल नहीं किया जाता, और ये रेफरल सेंटर बन के रह गया है, खाली रेफरल सेंटर। तो ये भी हमारे साथ एक बड़ी दिक्कत। और आज इलाज कितना महंगा है, हमें जब गुड़गांव या दिल्ली में इलाज करने के लिए जाना पड़ता है तो एक हॉस्पिटल का बिल 25-30 लाख रुपए का आता है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? जो हमारे विधायक रहे वही तो जिम्मेवार है कि हमारे लिए कोई सुविधाएं नहीं जुटा पाए। जी, पिछले दिनों आपकी मुलाकात राव इंद्रजीत से हुई बताई जा रही है, और ये काफ़ी चर्चा है इसको लेके, और इसको लेके लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेके? देखो, मैं सभी से मिलता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी, ये सामाजिक है हमारा ताना बाना है जी, कि मैं आपसे भी मिल रहा हूँ, मैं राव दान सिंह से भी किसी सामाजिक कार्यक्रम में मुलाकात होती तो वहाँ उनसे भी होती है, पंडित रामविलास शर्मा जी से भी होती है, और अन्य नेता भी जैसे डॉक्टर अभय सिंह जी भी हैं। और आपने देखा भी होगा, जब मेरे बेटे की शादी थी तो यूपी बिहार के भी मेंबर पार्लियामेंट यहाँ पर थे हाजिर। ठीक है, मैं तो किसी पार्टी के मेंबर नहीं हूँ। जिस तरह से राव इंद्रजीत से भी मिलना वैसा ही है जैसे अन्य नेताओं के साथ है। वो हमारे क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री बने, बधाई देना हमारा हक बनता है। जी, हम हक, मैं बधाई दे के आया उनको। मैं अकेला क्या, हमारे क्षेत्र से बहुत लोग गए होंगे, लेकिन मैं तो गया हूँ इसमें, और मेरे को अच्छी लगा कि भाई एक हमारे एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई आदमी बैठा है, तो कम से कम कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात के लिए उनको बोल भी सकें। जी। लेकिन जिस तरह से लोगों को इसको लेके अलग तरह की चर्चाएं थी कि डॉक्टर भूप सिंह यादव राव इंद्रजीत के साथ जा रहे हैं या उनका समर्थन इनको मिल रहा है, इस तरह की चर्चाएं। देखो, ये बातें तो मैं नहीं कह सकता कि उनका समर्थन मिल रहा है या मैं उनके साथ जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, ये डेट इज़ डिफरेंट स्टोरी। मैं एक बात कह रहा हूँ आपको कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, और सामाजिक भाईचारा में चाहे राव दान सिंह के भी यहाँ कोई शादी समारोह हो या कोई वो भी मंत्री बनते यहाँ इलाके में कभी, तो मैं उनको भी बधाई देने जाता, ये नहीं है। और रामविलास शर्मा जी बनते तो उनको भी बधाई देना, डॉक्टर अभय सिंह भी मंत्री बने तो मैं उनको भी बधाई दे के आया, जब ओम प्रकाश यादव भी मंत्री बने तो मैं उनको भी बधाई दे के आया। ये हमारा सामाजिक ताना बाना है, और इसमें हमें सब में ब्याह शादी सब बधाई देना, ये एक सामाजिक हमारी प्रथा है और हमें इसको निभाना चाहिए। जी। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर भूप सिंह यादव जी, जिन्होंने अपनी बेबाक बात है वो सामने रखी, और इन्होंने कहा कि चुनावी मैदान में युवा और किसानों के मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के साथ लंबे समय से भेदभाव होता रहा है।